रेलवे एएलपी एग्जाम से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं विशाल पटेल हो गए, अनिल कुमार जो कि आपके गया के रहने वाले हैं, इसके अलावा रितेश मानपुरे जो कि आपके नागपुर के रहने वाले, इन सभी को वो तहे दिल से वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि एग्जाम होने के बाद इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न वो टेलीग्राम पर वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को टेलीग्राम पर जरूर साझा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप ज्वाइन करके अपने एग्जाम के क्वेश्चन हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट में आपके किस प्रकार के प्रश्न वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार विकल्प आपके दिए गए थे। तो एक विकल्प में आपका दिया गया था ना कि इन्हें किसी भी न्यायालय के द्वारा आपका लागू नहीं किया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 37 यानी अनुच्छेद 37 में ये आपका स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा आपका मतलब कि इनफोर्सेबल यानी लागू आपके नहीं किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि यदि सरकार इनका पालन नहीं करता है तो नागरिक इसके लिए आपका अदालत आपका नहीं जा सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए ये जो आपका सिद्धांत है ना, ये देश के शासन में मूलभूत और राज्य का ये कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। और इनका जो मुख्य मतलब कि लक्ष्य है, ये भारत में एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की ये आपका स्थापना करना है। और बात कर ले कि डीपीएसपी को मतलब कि किस देश के संविधान से आपका लिया गया है, तो देखिए डीपीएसपी को आपका आयरलैंड देश के संविधान से आपका लिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक ये आपका डीपीएसपी का वर्णन आपका किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, यानी डीपीएसपी के बारे में आपका कौन सा कथन सही दिया गया था कि इन्हें किसी भी न्यायालय के द्वारा आपका लागू नहीं किया जा सकता है। ये जो कथन है ये आपका डीपीएसपी के बारे में ये आपका सही कथन दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प गलत क्यों है, अगर इसके बारे में बात कर ले तो देखिए डीपीएसपी जो होते हैं एक आपका नॉन जस्टिसेबल यानी न्याय संगत होते हैं, जबकि जो आपका मौलिक अधिकार ही जो होता है ना, ये आपका न्यायालय द्वारा आपका लागू करवाए जा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ए जो आपका गलत है। ऑप्शन सी भी आपका सामान्यता जो है आपका मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी पर प्राथमिकता आपका दी जाती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मिर्नवा मिल्स मामले के अनुसार दोनों के बीच एक आपका संतुलन होना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शन डी की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका सिद्धांत है ये आपका केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों सहित सभी सरकारी अधिकारियों के लिए भी ये आपका दिशा निर्देश के रूप में आपका कार्य करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसमें जो वैक्यूल्स यानी रसधानी का जो आकार है ना, ये छोटा पाया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के अनुसार आपकी जो वैक्यूल्स की संरचना पादप और जंतु कोशिका में आपका भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि सबसे पहले अगर एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका की बात कर ले तो देखिए जंतु कोशिकाओं में रसधानी या तो आपका मतलब कि एब्सेंट यानी अनुपस्थित होता है, या फिर आपका बहुत ही छोटे आकार का आपका होता है। और ये जो आपके एक अस्थायी भी होते हैं। और जल संतुलन या फिर अपशिष्ट पदार्थों के भंडारण का भी ये आपका कार्य करता है। जबकि अगर प्लांट सेल यानी पादप कोशिका की बात कर ले तो ये पादप कोशिकाओं में एक बहुत ही बड़ी और अस्थायी यानी लार्ज एंड परमानेंट केंद्रीय रसधानी होती है। और एक परिपक्व पादप कोशिका में ये कोशिका के कुल आयतन का 50 से 90% तक हिस्सा ये आपका घेर सकता है। और इसके कार्य की बात कर ले तो ये पादप कोशिकाओं में रसधानी कोशिका को ये आपका टर्जिडिटी यानी स्फीति और रिजिडिटी यानी कठोरता आपका प्रदान करती है। जबकि जंतुओं में इनका जो महत्व है ना, ये आपका मतलब कि तुलनात्मक रूप से ये आपका कम वो देखने को मिलता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि वैक्यूल्स का आकार सबसे छोटा किसमें पाया जाता है, तो ये आपका एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में आपका क्या क्या प्रश्न बन सकता है, तो देखिए प्रश्न ये बन सकता है कि राजधानी के चारों ओर पाई जाने वाली एकल झिल्ली यानी सिंगल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए तो इसे आपका टोनोप्लास्ट आपका कहा जाता है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में आपके जो फूड वैक्यूल्स यानी खास राजधानी ये भोजन के पाचन में आपका मदद करते हैं। और कोशिका का भंडार गृह की बात कर ले तो ये राजधानी को ही ये आपका कोशिका का ये आपका स्टोर हाउस यानी भंडार गृह भी आपका कहा जाता है, क्योंकि
इसमें अमीनो एसिड, शर्करा और विभिन्न कार्बनिक अम्ल भी जो है ना ये आपके जमा होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो उसका जो वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य जो होगा ना इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार जो है ना किसी भी तरंग जैसे कि आपका प्रकाश या ध्वनि हो गया, इसकी गति जो आपको v से आपका दर्शाया जाता है किससे, और उसकी जो आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी को आपका f से, और तरंग दैर्घ्य को जो आपका लैम्डा से जो आपका दर्शाया जाता है। और इनके बीच का जो सूत्र यानी आपका रिलेशन क्या होता है, तो देखिए v इक्वल टू जो है f इंटू लैम्डा, ये जो इसका मैथमेटिकल जो आपका सूत्र होता है यानी रिलेशन होता है, जहाँ पे v आपका क्या होता है तो आपका तरंग की गति यानी स्पीड ऑफ ए वेव होता है। आपका जो ये f है ये आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होता है, लैम्डा जो होता है ये आपका वेवलेंथ यानी आपका जो वो तरंग दैर्घ्य होता है। यानी अगर बात कर लेगी यदि आपका माध्यम एक ही है तो तरंग की गति स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति में आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य जो है ना एक दूसरे के जो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं, क्योंकि आपका लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो डायरेक्ट 1/f जो है ये आपका मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो ना तो आपका जो वेवलेंथ होगा यानी तरंग दैर्घ्य जो होगा वो आपका कम हो जाएगा, और इसके विपरीत यदि आपका आवृत्ति घटाई जाती है तो तरंग दैर्घ्य जो होगा ये आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो आपका एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी व्युत्क्रम अनुपाती है। तो क्वेश्चन तो आपका यही पूछा गया था ना कि किसी तरंग की अगर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो ये आपका कम हो जाएगा क्योंकि आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कम हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाना यहाँ से एक प्रश्न कि आवृत्ति बढ़ाने से तरंग की ऊर्जा जो है क्या होगा, अगर ये पूछा जाए तो देखिए आवृत्ति बढ़ने से तरंग की जो ऊर्जा होगी ना यानी एनर्जी भी जो होगा ये आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ये सूत्र आप देख सकते हैं जो कि आपका एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा आगे आपका क्या क्या प्रश्न बन सकता है इसे भी देख लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो ये फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक होता है ना ये आपका हर्ट्ज से जो है आपका मापा जाता है, और किस रंग की जो आवृत्ति होती है ये सबसे अधिक होती है ये भी पूछा जाता है। तो ये वायलेट यानी बैगनी रंग की जो आवृत्ति होता है ना ये आपका सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका जो मतलब कि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है ना ये आपका सबसे छोटा होता है, जबकि लाल रंग की जो आवृत्ति होता है ये आपका सबसे कम होता है। इसलिए लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होता है ना ये आपका सबसे बड़ा होता है, यानी जिसका तरंग दैर्घ्य आपका ज्यादा होगा उसका जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा ना वो आपका कम होगा, क्योंकि आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि की मतलब कि तीखी या फिर हाई पिच जो है ये आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका अभिक्रिया से आता है कि जब इथेनॉल की अभिक्रिया जो है सोडियम धातु से आपका कराई जाती है तो मुख्य रूप से कौन से उत्पाद बनते हैं, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब इथेनॉल यानी जो कि आपका एक अल्कोहल है जब सोडियम जैसे सक्रिय धातु से इसे क्रिया करवाया जाता है ना तो इसके मतलब कि ये जो आपका हाइड्रोजन परमाणु को जो है ये आपका प्रतिस्थापित कर देता है। और यहाँ पर आप अभिक्रिया भी देख सकते हैं कि जब इथेनॉल की अभिक्रिया जो आपका सोडियम से कराया जा रहा है ना तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ये आपका C2H5ONa बन रहा है, यानी इसे ही जो आपका सोडियम एथॉक्साइड जो आपका कहा जाता है, यानी प्रोडक्ट जो है आपका सोडियम एथॉक्साइड बन रहा है। और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस जो है ना ये आपका बन रहा है, तो प्रोडक्ट ही आपसे पूछा गया था। तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस किस ऑप्शन में आपका जो वो दिया गया है, तो ये आपका जो है ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो अभिक्रिया है ना ये आपका प्रयोगशाला में अल्कोहल की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए भी जो इसका उपयोग जो आपका किया जाता है। और इस अभिक्रिया में निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस होती है ना ये आपका पॉप साउंड ध्वनि के साथ जो आपका जलता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जब किसी वस्तु को जो है ना कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के सामने अनंत यानी इन्फिनिटी पर रखा जाता है ना तो उसका जो प्रतिबिंब है ये कहां पर बनेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के जो आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये जब भी आपका मतलब कि कन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है ना तो प्रकाश की किरणें जो है ये आपका अनंत से आती है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जो है ना ये आपका पैरेलल होती है। और उत्तल लेंस से गुजरने के बाद ये जो किरणें है ना ये आपका दूसरी तरफ यानी जो दूसरी तरफ F2 जो होता है ना फोकस पर जो है ये आपका कन्वर्ज होता है यानी अभिसारित होता है। और इसके पोजीशन ही आपसे पूछा गया था, तो ये आपका फोकस F2 पर जो है आपका बनता है। प्रतिबिंब का आकार साइज के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका हाईली डिमिनिश्ड या फिर आपका पॉइंट साइज का होता है यानी अत्यधिक छोटा, या फिर बिंदु के आकार का होता है। प्रतिबिंब के अगर नेचर यानी प्रकृति की बात कर ले तो ये आपका वास्तविक और उल्टा होता है यानी आपका रियल एंड इन्वर्टेड होता है।
तो आपका पूछा गया था कि जब उत्तल लेंस में अनंत पर वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पर बनेगा, तो मुख्य फोकस पर F2 पर जो है आपका बनेगा। तो ऑप्शन बी F2 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को जो है कौन सा लेंस आपका कहा जाता है। तो देखिए उत्तल लेंस को जो है ना ये आपका कन्वर्जिंग लेंस, और अवतल लेंस को जो है ना ये आपका डाइवर्जिंग लेंस जो आपका कहा जाता है। और अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है उत्तल लेंस को, क्योंकि ये जो आपका समानांतर आने वाली जो किरणें होती है ना ये आपका एक बिंदु यानी फोकस पर ही जो है आपका मिला देता है, इसलिए उत्तल लेंस को जो है ये आपका कन्वर्जिंग लेंस जो आपका कहा जाता है। अब देखिए उत्तल लेंस से आपका प्रश्न बन गया, तो आगे की शिफ्टों में भी आपसे प्रश्न बनेगा कि जब उत्तल लेंस में वस्तु को जो है ना आपका अनंत पर रखा जाता है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। जब आपका 2f1 से परे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो कहाँ पर आपका मतलब कि प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका जो है f2 और 2f2 के बीच जो है ये आपका जो वो बनता है। और अगर साइज की बात कर ले तो ये आपका छोटा यानी डिमिनिश्ड होता है, और नेचर जो है आपका वास्तविक और उल्टा होता है। जब आप ऑब्जेक्ट को 2f1 पर जो है आपका रखा जाता है तो आपका जो मतलब कि इमेज बनेगा ये आपका 2f2 पर बनता है, और ये आपका जो वो सेम साइज यानी समान आकार का बनता है, और वास्तविक और उल्टा जो है आपका बनता है। फोकस f1 पर अगर आपका रखा जाता है तो आपका अनंत पर जो है आपका इमेज जो है आपका बनता है, और हाईली इनलार्ज्ड बनता है और वास्तविक और उल्टा होता है। f1 और o के बीच अगर आपका वस्तु को रखा जाता है तो आपका जो प्रतिबिंब है ना ये आपका वस्तु की ओर ही जो आपका बनता है, और साथ में आपका इनलार्ज्ड, आभासी और सीधा यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली के संबंध में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका गलत दिया गया है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए एक विकल्प में आपका दिया गया था ना कि कोशिका झिल्ली जो है कोशिका का सबसे बाहरी परत होती है पादप कोशिका में, जो कि आपका गलत कथन जो आपका दिया गया था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर जो है ना एक आपका सख्त आवरण होता है, और इसे जो आपका सेल वाल यानी कोशिका भित्ति कहा जाता है ना कि आपका सेल मेम्ब्रेन जो आपका कहा जाता है। और जंतु कोशिकाओं में यानी एनिमल सेल में कोशिका भित्ति जो है ना ये आपका नहीं होता है, इसलिए उनमें कोशिका झिल्ली ही जो है ये आपका सबसे बाहरी परत होती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका जो वो गलत दिया गया था। तो ऑप्शन सी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सेमी परमिएबल होता है, यानी इसे आपका वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी जो है ना ये आपके मतलब कि कहते हैं, क्योंकि ये जो केवल जो है ना चुनिंदा पदार्थों को ही जो है अंदर बाहर जो है आपका आने देता है। इसके अलावा अगर इसके कंपोजिशन यानी संरचना की बात कर ले तो ये आपका मुख्य रूप से जो है लिपिड यानी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की जो ये आपका बना होता है, और इसे समझाने के लिए जो है ना आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये आपका सबसे मान्य जो आपका माना जाता है। और इसके अगर फंक्शन यानी कार्य की बात कर ले तो देखिए इसका जो मुख्य कार्य है ना ये कोशिका के आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करना, और विसरण यानी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के माध्यम से जो है ना पदार्थों का नियंत्रण करना, ये जो इसका मुख्य कार्य होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल जो पदार्थ है ना ये किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। यानी सिंपल सा आपका बायोडिग्रेडेबल का जो है ना परिभाषा जो आपसे पूछा गया था। तो ये बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण जो है ना आपके पदार्थ वे होते हैं जो सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, कवक यानी फंगाई और प्राकृतिक कारकों यानी तापमान, नमी की मदद से जो है ना सरल और मतलब कि हानिहीन तत्वों में जो है ये आपके टूट जाते हैं, और इसे ही जो आपका जैव निम्नीकरण पदार्थ जो आपका कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसके प्रोसेस यानी प्रक्रिया की बात कर ले तो ये जो आपका एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पर्यावरण को प्रदूषित आपका नहीं होने देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए फल और सब्जियों के छिलके हो गए, कागज हो गए, सूती कपड़ा, ऊन, लकड़ी और पौधे के अवशेष, ये सारे जो है ना आपके बायोडिग्रेडेबल पदार्थ यानी जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। इसके विपरीत अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात कर ले तो देखिए इसके विपरीत आपके जैव अनिम्नीकरण पदार्थ जो है ना जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, कीटनाशक, ये सारे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है ये आपके पदार्थ होते हैं, और जो कि आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है ये आपके विघटित नहीं होते हैं, और पर्यावरण में जो है ये सारे जो आपके प्रदूषण जो आपके फैलाते हैं। तो इसे ही जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपका कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन में आपका बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण के बारे में जो आपसे पूछा गया था, तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, वे वस्तुएं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित हो जाता है ना, इसे ही जो आपका बायोडिग्रेडेबल जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान जो है ना किस रंग का झुकाव या फिर विचलन यानी डेविएशन या फिर डिस्पर्सन जो है ये सबसे कम होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है ना तो आपके 7 रंगों में जो आपका विभाजित होता है,
और इस प्रक्रिया में रंगों के व्यवहार जो है ना उनके वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य पर जो आपका निर्भर करता है। और जिस रंग का आपका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होता है ना कांच जैसे माध्यम है उसका जो विचलन होता है यानी झुकाव जो है वो आपका उतना ही कम होता है। जैसे कि आपको पता है कि लाल रंग यानी दृश्य प्रकाश में स्पेक्ट्रम में जो आपका लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है ना ये आपका सबसे अधिक होता है। इसी कारण प्रिज्म से गुजरते समय जो है ना ये अपना जो लाल रंग होता है ये अपने मार्ग से सबसे कम जो है आपका विचलित होता है और स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर ही जो है ये आपका लाल रंग जो है आपका दिखाई देता है। और इसके विपरीत अगर वायलेट यानी बैंगनी रंग की बात कर ले तो ये बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है ना ये आपका सबसे कम होता है, इसलिए इसका जो विचलन होता है यानी झुकाव जो होता है ये आपका सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर सबसे कम झुकाव के बारे में अगर आपसे पूछा गया था जो कि आपका लाल रंग का होता है तो ऑप्शन डी लाल रंग आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर सबसे अधिक की बात करें तो आपका वायलेट होता है और विबग्योर आप पढ़े भी होंगे। तो देखिए न्यूनतम जो विचलन है ये आपका रेड का होता है, फिर आपका ऑरेंज, फिर आपका येलो, फिर आपका ग्रीन, फिर आपका ब्लू, फिर आपका इंडिगो और सबसे अधिक जो विचलन होता है ना ये आपका वायलेट का होता है। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि जब स्याही की एक बूंद को जो है ना फर्श पर या पानी में आपका गिराया जाता है तो वह अपने चारों ओर क्यों फैल जाता है, इसका रीजन जो आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पदार्थ के कणों को अपने आप मिलना जो है ना इसे आपका डिफ्यूजन यानी विसरण जो आपका कहलाता है। और स्याही के कण और फर्श पर मौजूद नमी या फिर हवा के कण आपस में जो है ना गति करते हुए जो है आपके एक दूसरे से जो आपके मिल जाते हैं जिसे आपका स्याही जो होता है ना ये आपका फैलती हुई जो है आपका दिखाई देता है। और इसमें अगर काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले तो ये पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा जो है आपका होती है और वे कभी भी स्थिर आपके नहीं रहते हैं बल्कि आपके निरंतर जो है ना इधर उधर जो है आपके भागते रहते हैं। और यही कारण है कि स्याही की बूंदे जो है ना ये आपका धीरे धीरे जो है पूरे उपलब्ध स्थान में जो ये आपका फैल जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तापमान का प्रभाव क्या होता है तो देखिए यदि फर्श आपका गर्म हो या फिर पानी गर्म हो तो स्याही और भी जो है आपका तेजी से फैलेगी क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों की जो गतिज ऊर्जा होता है ना ये आपका बढ़ जाता है और विसरण की दर भी जो है ये आपका तेज हो जाता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन में एक आपका दिया गया था ना क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं ये आपके निरंतर गतिशील होते हैं, ये जो इसके कारण जो आपका चारों ओर जो आपका फैल जाता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि यदि ध्वनि की चाल यानी स्पीड को आपका कांस्टेंट रखा जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जब आपका फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाता है तो वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य जो होगा ये आपका कम हो जाएगा क्योंकि आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देखने को मिला था कि जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित नेशनल एग्रो री समिट 2025 का जो उद्घाटन है ना किस मंत्रालय के द्वारा आपका किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था जून 2025 में और इसका जो उद्घाटन है ना ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन में आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री दिया गया होगा तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले। जब भी आपका एग्जाम होता है तो अभी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है अपने क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।